बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सबसे पहला तो मामला है कि अपने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आते हैं तो उसमें परीक्षा में सीधा रूल नंबर पूछा जाता है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं और मैं आपसे विशेष ये चाहूंगा कि आप इन रूल को, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं वो लिख ही लें, क्योंकि रूल के अंदर डाटा वो भी सवाल बनता है और रूल नंबर भी सवाल बनता है, दोनों ही सवाल हैं। तो रूल नंबर भी सवाल बनता है और रूल नंबर के लिए तो आपको पहले डाटा चाहिए होता है, फिर आपको रूल नंबर याद होगा। चलो, हमारे पास ये जो रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल 1956 के हैं और इसके अंदर जो ये रूल बनाए गए हैं उसमें जो सबसे ज्यादा काम में लिया गया 1910 की धारा 37 के तहत बनाए गए हैं। कोई सवाल पूछ ले इसका, ये सब सिंपल उस प्रकार है जैसे हम संविधान पढ़ते हैं ना, वैसा डाटा है इसका अंदर। तो उसके तहत बनाए गए, जैसे होता है ना भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा 1935 के लिए गए हैं आंकड़े, स्रोत मुख्यतः 1935 वाला है, वैसे यहां पर कौन सा है 1910 वाला है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपायों के विनियमन 2010 जो 20 सितंबर 2010 से भारतीय विद्युत नियम 1956 के स्थान पर लागू हुआ। तो 1956 का संशोधन करके कौन सा नियम बना है 2010, उसे हम कहते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2010। और ये किस पर संशोधन हुआ है 1956 वाले में। तो 1956 के जो नियम है मुख्यतः वो कौन से हैं ये देख लें ध्यान से। सबसे पहला है हमारे पास रूल 28। एक एक रूल को आपको लिखना है, आप ध्यान रहे ये रूल लिखें क्योंकि इसके अंदर आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप नींद लेना चाहेंगे? ठीक है, तो मतलब लिख ही लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले ये तो हमने कल देखा भी था कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में हमारे पास निम्न वोल्ट था, लो वोल्टेज कितना कहलाता भाई 20 से 250। मध्यम वोल्टता कौन सी कहलाएगी 250 से 650। उच्च वोल्टेज ग्रेडिंग कौन सी कहलाएगी 650 से 33 केवी। अति उच्च क्या कहलाएगी 33 केवी से 132 केवी। और सुपर उच्च वोल्टता कौन सी कहलाएगी 132 केवी से अधिक, 132 केवी से अधिक। ये हमारे पास रूल नंबर है 28। तो रूल नंबर 28 ये कह रहा है कि हमारे पास वोल्टेज ग्रेडिंग को बताता है। बताइए वोल्टेज ग्रेडिंग को कौन सा रूल बताएगा, तो 28। या निम्न वोल्टेज ग्रेडिंग, उच्च वोल्टेज ग्रेडिंग, अति उच्च वोल्टेज ग्रेडिंग किस रूल के अंतर्गत वर्गीकृत है, रूल नंबर 28। क्लियर? उसके बाद लिख लिया, लिख रहे हो लिख लो है, नहीं उससे पहले वाला नहीं है, आप तो ये देख लो 1956 के थे रूल हमारे पास, उसमें संशोधन करके हमने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2010 लागू किया है। 1956 वाले जो बनाए गए थे वो आए थे 1910 वाले से। 1910 वाले से क्या बने 1956 वाले, और 1956 को मुख्य भूमिका में रखकर उसमें संशोधन करके कौन सा बन गया हमारे पास 2010 वाले। जो जो चीजें चेंजेज हो जाती है समय के अनुसार वो चीजें चेंजेज की गई है, बाकी आपके उसी प्रकार है जी। हाँ, क्या चाहिए?
लिख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा स्पीड से लिखना आप, बट रूल लिखो। क्या पता रूल याद हो जाए, नहीं तो रूल के याद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे कम ही चांस है रूल नंबर याद होना, अंदर का मैटर और याद हो जाएगा। रूल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है। जब परीक्षा में एक दो सवाल आ जाते हैं, हैं? आया था क्या? मतलब ये सभी परीक्षा में आते हैं, रूल नंबर आता है। अब इस रूल नंबर का कोई उपाय तो है नहीं, केवल एक ही उपाय, याद कर लो। अगला रूल नंबर हमारे पास है 32। रूल नंबर 32। इस 32 के बारे में डिटेल आप सब जानते हैं। तो ये हमेशा स्विच हमेशा किस में जुड़ा होना चाहिए? लाइव तार में स्थापित करना चाहिए। न्यूट्रल तार में किसी भी प्रकार का कटआउट और स्विच स्थापित नहीं करना चाहिए। तो ये लाइव तार के अंदर स्विच जो जोड़ा जाता है, लाइव तार में जो स्विच जोड़ा जाता है, ये कौन से रूल के अंतर्गत है? तो रूल नंबर 32। तो रूल नंबर 32, अब जब स्विच जोड़ते हैं तो किससे संबंधित हुआ? वायरिंग से। किससे संबंधित हो गया? सुरेश सिंह। अब इसमें लेक्चर नहीं चल रही, इसमें तो ऐसा तो कोई मिस्टेक है नहीं। आपके कोई देखना ऐप के अंदर ही होगा इसमें तो कोई, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। आपके मोबाइल में सारे लेक्चर तो सही चल रहे हैं ना, भूगोल के, इतिहास के? क्या यहाँ 8 घंटे थक जाते हो, कहाँ चलाते हो? सही चलते हैं होंगे? नहीं चल रहे? ऐसे डाउनलोड किया वीडियो? डाउनलोड होने से पहले तो चल जाते हैं, बाद में नहीं चलते हैं। वो उसका कारण है, उसका कारण है कि आपने वीडियो डाउनलोड किया, उसके बाद क्लीनर लगाया जिसमें वो फाइल हटा देता है, फिर फाइल उसके पास होती ही नहीं है कि चले वो किसको। इसलिए जैसे आप डाउनलोड करोगे, वीडियो चलाओगे, वीडियो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड किया, दूसरे तीसरे दिन जब हम चलाते हैं तो मुख्यतः दिक्कत आती है, क्योंकि अपने जो है ना वो मोबाइल में आजकल क्लीनर बहुत ज्यादा चलता है, जिसमें वो क्लीन अलग अलग नाम से होता है, जिसमें ब्रश लगा होता है। वो क्या होता है, जंग फाइल हटाता है। तो उसको दबा दिया तो वो उस फाइल को उड़ा देता है, उसको उड़ा दिया तो फिर उसके पास फाइल है नहीं, तो नहीं है तो वो कैसे चलेगा? फिर उस डाउनलोड को करना पड़ता है आपको कैंसिल, फिर वापस डाउनलोड करके चलाना पड़ता है। तो वो जंग फाइल के कारण है। उसमें इसमें आपकी इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐप में वो फाइल बनती है, वो फाइल क्या होती है? सिक्योर फाइल बनती है ना। तो सिक्योर फाइल बनती है, नहीं तो वो MP4 होती है, वो तो पता नहीं कि उसकी कोडिंग में नाम होके एक फाइल आती है। जो कोडिंग में नाम आके फाइल आएगी तो मोबाइल को लगेगा ये कौन सी फाइल है, ये तो कोई होती ही नहीं फाइल। JPG, MP4 इस प्रकार कोई फाइल होती है, ये तो कोई होती नहीं, तो उसको डिलीट कर देता है जब आप क्लीनर की सहायता से करते हो तो। क्योंकि हाँ, हाँ, है भी नहीं ना, है वो मुश्किल है, वो हमसे होना भी नहीं। हमने पहले भी बताया था कि पुराने बैच में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं थे, हमने सार्थक से डाउनलोड का ऑप्शन कर दिए हैं। संकल्प से तो हम फुली डाउनलोडेड हैं, जिसमें राजस्थान जी के भी डाउनलोड दे दिया है, तो पूर्ण से डाउनलोड दे दिया है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। पुराने वालों में नहीं था, किसी में नहीं था। पुराने वालों में तो हमारे क्या है कि जैसे आप ऐप के अंदर वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद वीडियो होता है एनक्रिप्टेड, उसमें लगता था टाइम, एक एक वीडियो में 1 घंटे वाले वीडियो में 1 घंटा लगता था उसको इनक्रिप्ट होने में। फिर वो उस हिसाब से डाउनलोड के हिसाब से सेट होता है। इनक्रिप्शन इसलिए होता है कि सिंपल फाइल नहीं होती है, सिंपल फाइल होने पर तो डाउनलोड होके आपके गैलरी में रह जाती है ना, इसलिए पूरी होती है इनक्रिप्टेड। वो अलग से नाम से फाइलें बनती, क्रिएट होती है, टेडी मेडी, उसे इनक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो बनती है। अब वो प्रोसेस हो गए 2-3 मिनट का, अब 2 मिनट में हो जाता है ना, लास्ट 2 मिनट होता है। तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, तब हम ऑप्शन देने लगे, पहले ऐसा था नहीं, तो हम दे नहीं पाते थे। ये इसके मुंह है, नहीं ये बोल लेगा,
जिसको भी बोलना है, तो दूसरों को सारे क्यों बोल रहे भाई, आप डायरेक्ट बोल लो। है लैपटॉप में नहीं चल रहा, ओनली एंड्रॉइड है, ओनली एंड्रॉइड पे चलेगा, लैपटॉप पे नहीं चलेगा। चलो लिख लिया भाई। रूल नंबर 32 क्या होता है, स्विच हमेशा किसके साथ जुड़े रहेंगे, लाइव तार के साथ स्थापित करना चाहिए। न्यूट्रल में कोई भी कटआउट भी नहीं लगाना चाहिए, ने स्विच स्थापित करना चाहिए। अगला हमारे पास आता है रूल नंबर 35, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। चेतावनी की जो सूचना दी जाती है, जो चेतावनी की सूचना होती है वो हमारे पास किसकी होती है भाई, रूल नंबर 35। ने की डेंजर की सूचना है, उन्होंने फोटो लगाते समय देखो डेंजर वाला लगाया है, वो सूचना किसकी देते हैं, चेतावनी की। चेतावनी की चेतावनी चिन्ह यही तो होता है। तो जो केवल एक चेतावनी की सूचना होती है, डेंजर की नहीं, चेतावनी की सूचना होती है, वो हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे चेतावनी की सूचना वाला रूल नंबर 35। अब ये डेंजर की सूचना नहीं है, डेंजर हमारे पास नोटिस है, डेंजर की सूचना नहीं है, इसलिए ये एक जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में सवाल आया था। ये रूल नंबर 35 क्या है, किसकी सूचना प्रदान करता है, सूचना किसकी प्रदान करता है, तो ये था एक क्वेश्चन, एक था डेंजर, तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन, यानी चेतावनी की सूचना है, डेंजर की नहीं है। ऑप्शन में दोनों था, इसलिए ये लाइन लिखी गई है, रूल में ये लाइन नहीं लिखी हुई है। ये उस परीक्षा में आया था, जूनियर इंजीनियर की इस परीक्षा में सवाल। तो ये चेतावनी यानी क्वेश्चन की सूचना है कि डेंजर की, तो आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन की सूचना। तो ये हमारे पास डेंजर नोटिस की बजाय इसको कौन सा नोटिस पढ़ा जाता है, क्वेश्चन। और ये लाइन ध्यान रखना, डेंजर और क्वेश्चन एक ही है, ये नाम इसलिए लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल जेई में एक सवाल आया है कि रूल नंबर 35 किसके लिए है। ऑप्शन में डेंजर भी था और क्वेश्चन भी था, इंग्लिश में था वो। तो एक चेतावनी होता है और जो दूसरा हमारे पास डेंजर होता है वो खतरनाक बताता है, ठीक है। तो ये जो निशान होता है किसका होता है, क्वेश्चन नोटिस, यानी कि चेतावनी का। ये लिखना, ये चेतावनी की सूचना प्रदान करता है। ये किसकी सूचना प्रदान करेगा, चेतावनी की। डेंजर की सूचना नहीं, चेतावनी की सूचना देता है। ये विशेष लाइन लिखना, ये परीक्षा में आई हुआ है, इसलिए आपको विशेष लाइन है ये। अगला है हमारे पास रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 ये कहता है बिजली की दुर्घटना से संबंध है। किसका संबंध है भाई, ये लाइन लिखो, बिजली की दुर्घटना से संबंधित है, इतना ही लिख दो, बिजली की दुर्घटना से संबंधित है। रूल नंबर 44 किससे संबंधित है, बिजली की दुर्घटना से संबंधित है। अगला हमारे पास है रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 है जो उपभोक्ता परिसर में अधिकतम लीकेज करंट से संबंधित है। लिखो, उपभोक्ता परिसर में किससे संबंधित है, अधिकतम लीकेज करंट से संबंधित है, जिससे यह कहता है कि लीकेज करंट का मान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लीकेज ऑन कंज्यूमर परमिजेज, यानी उपभोक्ता परिसर में रिसाव या लीकेज, तो इसके बारे में यह है। उपभोक्ता परिसर में लीकेज से संबंधित रूल कौन सा है, तो रूल नंबर 49 है। ये ELC भी था भाई, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो हमारे पास किस प्रकार की डिवाइस रहेगी, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। यही बताता है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर किस प्रकार की डिवाइस है, वोल्टेज ऑपरेटेड।
और ये इन्होंने W लिख दिया है, करंट है भाई, ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस, करंट ऑपरेटेड। देखो उनको लगा वो क्या हाथ से लिख दिया ना, उनको लगा ओ अलग है, लाइन अलग है। तो करंट ऑपरेटेड डिवाइस, रेजिडुअल करंट करंट सर्किट ब्रेकर जो है RCCB, RCCB कौन सी डिवाइस है? करंट ऑपरेटेड। ELCB कौन सी डिवाइस है? वोल्टेज ऑपरेटेड। ये लाइन लिखो, ELCB वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि विभव द्वारा संचालित युक्ति। RCCB कौन सी है? धारा द्वारा संचालित युक्ति। कि इसमें भी डाउट आता तेरे? हाँ, अभी आपको रूल में सीधी सीधी चीजें देखो। ELCB हमारे पास वोल्टेज के द्वारा ऑपरेट होगा कि करंट के द्वारा? वोल्टेज के द्वारा। RCCB किसके द्वारा ऑपरेट होगा? करंट के द्वारा। ये हमारे पास रूल 49 क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी उपभोक्ता परिसर, हमारा जो घर है उसमें किससे ज्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए। तो लीकेज यानी रिसाव से संबंधित नियम कौन सा है? रूल नंबर 49। लिख लिया? इतना भले इंग्लिश वाला ये मत लिखो, लीकेज ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस लिखो, लिख दो उपभोक्ता परिसर में रिसाव, उपभोक्ता परिसर में रिसाव। रूल नंबर कौन सा है? 49। अगला है तीसरा क्वेश्चन, अगला रूल, रूल नंबर 49 के बाद रूल नंबर 50 नंबर जो रूल है, ये नियम ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से संबंधित है। केवल इतना ही लिख लो, ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई से संबंधित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर में लिंक्ड स्विच या सर्किट ब्रेकर सुरक्षा के लिए लगाया जाना आवश्यक होता है, और लाइव तार का इंसुलेशन खुला नहीं होना चाहिए। लाइव तार है वो प्रॉपर इंसुलेटेड रहना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर से सुरक्षा से संबंधित नियम कौन सा दिया गया है? रूल नंबर 50। पीछे कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, तो नहीं लिख रहे हो तो या तो आप घर पे जाके लिखोगे, तो आपका टाइम एक्स्ट्रा ही जाना है। और मैं तो कुछ बच्चों को बोला, तुम क्यों बोले उसे दे? सारों का तो बोला भी नहीं मैंने। तो ट्रांसफॉर्मर से संबंधित रूल कौन सा है? रूल नंबर 50। रूल नंबर 50 किससे संबंधित है? ट्रांसफॉर्मर। ओके, इतना ही लिखो, ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है। इतनी बड़ी लाइन मत लिखो, इतनी लाइन याद रहे नहीं भी रहे। ट्रांसफॉर्मर से संबंधित रूल कौन सा आ जाएगा? 50। याद भी ज्यादातर ऐसा होगा, फिर उसके बाद में आगे की लाइन याद आती है आपको। अब लिख लिया? अगला है आंकड़े सारे इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 54। अब बताओ रूल नंबर 54 किससे संबंधित है? वोल्टेज ड्रॉप से। रूल नंबर 54 किससे संबंधित है? वोल्टेज ड्रॉप से। अब वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले निम्न और मध्यम लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए? ±6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उच्च वोल्टेज लाइन में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए भाई? तो 12.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास
वोल्टेज के लिए नियम बनाया गया है। अब इसमें जो वोल्टेज के लिए जो नियम बनाया गया है इसको हम अतिरिक्त रूप से मतलब एक्स्ट्रा में पढ़े पूरे डिटेल में। तो ये है, देखो पहले तो ये देख लो, ये आपको लगभग को याद भी होगा, सवाल दोनों पूछे हुए हैं। तो निम्न में मध्यम लाइन पर कितना ड्रॉप होता है? 6%। निम्न में मध्यम लाइन कहां पर आ रही है? उपभोक्ता के टर्मिनल पर। हाई उच्च वोल्टेज लाइन तो उपभोक्ता टर्मिनल पर होती नहीं है, उपभोक्ता तो होती है जो ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन जाती है। तो उच्च वोल्टता में लाइन में ड्रॉप कितना होना चाहिए? 12.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक हमने कल देखा था, कल या परसों, जैसे आपने वितरण प्रणाली से जहां से आपने ली है सर्विस लाइन, तो उसमें आप उपभोक्ता के जो कोई लोड लगा हुआ है वहां तक ड्रॉप कितना होना चाहिए? ±3%। अच्छा अब देखते इसको, उपभोक्ता को आपूर्ति का घोषित वोल्टेज कैसे कैसे है? लो एंड मीडियम वोल्टेज। लो का मतलब 0 से 250, मीडियम का मतलब कितना होता है? 250 है 650। तो यहां तक वोल्टेज हमारे पास प्लस माइनस कितना परसेंट है? 6%। अच्छा अब देखो कि हमारे पास यहां पर क्या है, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई को अलग विभाजित किया गया है। हाई और एक्स्ट्रा हाई, ये कह रहा हाई वोल्टेज है तो प्लस माइनस कितना रहेगा? 6 से 9 के बीच में, प्लस माइनस 6 से 9 के बीच में। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और 10 से 12:30 के बीच में। ये केवल आप देख लो, लिखो मत लिखो, ऊपर वाला लिख लो। हमारे पास उच्च वोल्टेज कितने से कितने के बीच में होता है? 6 से 9 के बीच में। और हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वो 33 से 132 केवी के बारे में चर्चा होती है, वो होता है 10 से 12:30 के बीच में। ऊपर वाला लिख ले, इतना लिख लो। अगला ये सबको ध्यान है कि आवर्ती में ड्रॉप होता है, क्योंकि अपने भारत में आवर्ती कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो यहां तक ही नहीं लिखा, यहां तक लिख लो, बहुत है ये, मैं आपको बता तो रहा हूं। इतना आगे जाओगे बेफालतू में सीखने से ज्यादा कंफ्यूज होगे। लिख लिया ऊपर वाला। अब तो ऐसा कौन है नहीं वाला, अभी तक नहीं लिखे? क्या कर रहे थे, कहां बिजी हो गए थे? चलो अगला है रूल नंबर 55। ये किससे संबंधित है? आवर्ती से। भारत में आवर्ती कितने हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का प्लस माइनस कितना होना चाहिए? 3%। और 50 का प्लस माइनस 3% कितना होगा? तो 50 में प्लस 3% करोगे तो 51.5 और माइनस 3% करोगे तो कितना हो जाएगा? 48.5। तो 48.5 हर्ट्ज से 51.5 हर्ट्ज के बीच में आवर्ती होनी चाहिए। तो आवर्ती हमारे पास किसके बीच रहनी चाहिए भाई? 48.5 से 51.5 के बीच में। तो 50 हर्ट्ज होती है आवर्ती हमारे भारत में। प्लस माइनस कितना परसेंट होता है? 3%। कौन से रूल के तहत? तो आप कहोगे इतना तो हमारे पढ़ा हुआ था, पढ़ना यहाँ क्या है? रूल। रूल नंबर कौन सा है? 55 करो नोट। रूल नंबर 55 लिख दो। एसी की आवर्ती 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%, इतना लाइन लिख दो। एसी की आवर्ती 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%, इतना तो लिख लिया। ओके अगला है हमारे पास रूल नंबर 61, 61 नंबर रूल। ये 61 नंबर रूल है, वो हमारे पास किससे संबंधित है भाई? अर्थिंग से। कनेक्शन ऑन अर्थ, अर्थ में जो कनेक्शन है उससे संबंधित है। अर्थिंग कब करनी जरूरी है? जब सप्लाई वोल्टेज 125 वोल्ट से ज्यादा तो उस स्थान पर अर्थिंग प्रोवाइड
प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये पूछ ले कि अर्थिंग कितने वोल्टेज के बाद अर्थिंग करना जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे? 125 वोल्ट के बाद। कौन से रूल के तहत? रूल नंबर 61। या फिर वो लाइन लिख देगा 125 वोल्ट के बाद में अर्थिंग करना अनिवार्य है। तो ये कौन सा रूल है? तो रूल नंबर 61। चलो अगला है हमारे पास रूल नंबर 63। 63 नंबर है, जैसे कोई इंडस्ट्री होते हैं ना, उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठान होते हैं जहां हाई वोल्टेज चाहिए होता है। उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठान को कार्य करने से पूर्व पहले क्या करना पड़ता है? इंस्पेक्शन, जिसे निरीक्षक पूर्व निरीक्षक की स्वीकृति आवश्यक है। ये कौन से रूल के तहत है? 63 नंबर। हाई वोल्टेज के जो भी उद्योग हैं उसको चालू करने से पहले निरीक्षक आएगा और वो इसको एनओसी जारी करेगा। वो कहेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अब ये मशीन आप चला सकते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एनओसी जारी करता है। तो इसलिए जो उद्योग होते हैं बड़े, उनको सब तरह की एनओसी लेनी पड़ती है ना, वो इस ऐसे लेनी पड़ती है निरीक्षक के द्वारा। तो ये रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 63। रूल नंबर 61 किससे संबंधित है? अर्थिंग से। रूल नंबर 63 किससे संबंधित है? हाई वोल्टेज के प्रतिष्ठान का इंस्पेक्शन से संबंधित। हाई वोल्टेज के प्रतिष्ठान का इंस्पेक्शन से संबंधित इंस्पेक्शन होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां 3 फेज मोटर लगती है। 3 फेज मोटर उचित पावर फैक्टर की है कि नहीं है, और दूसरा है कि यदि मान लो मोटर सही नहीं है तो वो तो एनओसी नहीं देंगे। यदि वो मोटर सही नहीं है और मोटर के ऊपर नेमा की प्लेट लगी हुई है तो वो इसकी शिकायत भी करेंगे नेमा को कि तुमने किस कंपनी को परमिशन दी है मोटर बनाने की, ये तो उचित पावर फैक्टर की है ही नहीं। कोई भी मशीन बनाते हैं तो मशीन सही है कि नहीं इसको परमिट कौन करता है? नेमा। अब नेमा की फुल फॉर्म बता दो आप। नेशनल में बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ही बता दिया। नेशनल एसोसिएशन होता है। आप तो ई की बताओ। एक नाम आया इक्विपमेंट, एक आया इलेक्ट्रिकल। कर लिया सर्च? नेमा किसको परमिशन देता है? जो मोटर और जनरेटर बनाते हैं वहां प्लेट लगती है कि सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कितनी है। ये सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कौन प्रदर्शित करता है? नेमा। हाँ नेम प्लेट नेमा है, ये कह दो। नेशनल इक्विपमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी है? इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, नेशनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, नेमा के द्वारा। अगला है रूल नंबर 65। ये कह रहा है कि ये तो हाई वोल्टेज के प्रतिष्ठान में कार्य करने से पूर्व है और सक्रिय करने से पहले प्रतिष्ठान की स्थापना निर्धारित परीक्षण, जैसे आप एक्टिव करो तो एक्टिव करते समय उससे पहले सूचना दी जाती है। ये तो स्थापना के लिए सूचना दी जाती है, स्वीकृति के लिए वो तो पहले एनओसी मिल जाती है, तो फिर वो क्या होता है उद्योग वहां स्थापित कर लेते हैं। अब जब इसको ऑपरेट करना शुरू करें कि भाई हम यहाँ पर लगाएंगे हाई वोल्टेज का लगाएंगे, आप सप्लाई दे पाएंगे क्या? जीएसएस के द्वारा ये सब परमिशन लेनी होती है, वो हो गई।
और ये कहता है कि स्टार्ट करने से पहले जो आपको स्वीकृति होती है वो कौन से, रूल नंबर 65। हो गए दोनों रूल। तो रूल नंबर 63 और 65 दोनों किसके लिए हैं, स्वीकृति के लिए, और वो भी उच्च वोल्टेज के प्रतिष्ठान के। एक तो है कि स्थापना करने के लिए, एक है सक्रिय करने के लिए। एक स्थापना के लिए, एक सक्रिय के लिए। ठीक है भाई। अगला है रूल नंबर 66। ये रूल नंबर 66 कह रहा है ओवरलोड से सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए। इतना ही लिख लो आप। ओवरलोड से सुरक्षा के लिए क्या लगाना जरूरी है, सर्किट ब्रेकर। ओवरलोड से सुरक्षा के लिए क्या लगाना आवश्यक है, सर्किट ब्रेकर। अगला है नियम 68। ये कह रहा है कि बाहरी प्रकार के उप स्टेशन में ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के लिए धातु के फ्रेम की ऊंचाई कितने कम, किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो बाहरी प्रकार के उप स्टेशन बनाते हैं, जैसे मान लो कोई उद्योग है, उसके बाहर जो डीपी लगाते हैं ना, उसमें जो आप धातु के फ्रेम यानी एंगल लगाते हैं, उसकी हाइट किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उप स्टेशन का मतलब ये है, आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर आया है, तो गांव में ट्रांसफॉर्मर डीपी स्थापित करते हैं, तो दो खंभों के बीच में क्या लगाते हैं, एंगल। तो वो उसकी हाइट किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रहा है। आंकड़े भी इंपॉर्टेंट रखना, रूल नंबर भी रखना। तो बाहरी प्रकार के उप स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के लिए जो फ्रेम है किससे ऊंचाई होनी चाहिए, 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लिखना था, लिखो भाई। नेमा का लिखना, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इलेक्ट्रिकल ही है, वो इक्विपमेंट गलत था। ओ मैं इनके भरोसे रह गया। आपका करेक्ट है, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसका लोगो ब्लू कलर का है और इटालिक लोगो है, हैं? हो सकता है, मुझे स्थापना डेट याद नहीं, लेकिन है यही नाम। नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है अब।
नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन लिख दिया अब तो भाई। अब है आईई रूल हमारे पास कौन सा है भाई 77। आईई रूल कौन सा है 77। 77 नंबर रूल कह रहा है सबसे नीचे वाले कंडक्टर की जमीन से दूरी क्या होनी चाहिए। यह कह रहा है कि हमारे पास किससे संबंधित है भाई पारेषण एवं वितरण लाइन से। पारेषण एवं वितरण लाइन से यानी क्लियरेंस अबो ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर। लोवेस्ट कंडक्टर जैसे आपके तार स्थापित किए गए हैं ऐसे उसके ऊपर एक और तार होगा। जो सबसे नीचे वाला तार है उसकी तल से दूरी कितनी है। ये रूल नंबर कौन सा है 77। एक मिनट भैया। हाँ मामा हेलो मैं हूँ क्लास में हूँ। ठीक ठीक ठीक। सबसे नीचे वाले कंडक्टर की जमीन से दूरी यानी सड़क के आर पार क्या है। देखो क्या हुआ कम और मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए कितनी होती है 5.8 मीटर। ये जो सड़क से जो तार लगे हुए हैं जो सबसे निचला तार है उसके बीच की दूरी पूछिए। सबसे निचले तार की सड़क से दूरी जो है कितनी होनी चाहिए 5.8 मीटर। और हाई वोल्टेज लाइन में कितनी होनी चाहिए 6.1 मीटर। हाई वोल्टेज लाइन में कितनी होनी चाहिए 6.1 मीटर। अब ये हमारे पास दो अलग आंकड़े और हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास एलोन है एक कह रहा है एक्रॉस है। यानी एक तो लाइन उसके पास पास में चल रही है एक उसको आर पार कर रही है। एक तो क्या है कि रोड के पास पास में लाइन चल रही है। हाँ एक क्या कह रहा है पार पार कर रहे तो इसलिए आर पार कर रही है इसलिए दो अलग अलग आंकड़े हैं। सामान्यतः आपको क्या ध्यान रखना है यही रखना है इतने सारे याद होंगे भी नहीं। तो लो वोल्टेज कम और मध्यम वोल्टेज के कितने होने चाहिए 5.8। उच्च वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए 6.1 मीटर। ठीक है भाई जल्दी करो। कम और मध्यम वोल्टेज के लिए 5.8 और उच्च वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर होनी चाहिए। ये आंकड़ा याद रखना सामान्यतः आंकड़ा पूछेगा तो यही पूछेगा और फिर पूछेगा ये रूल नंबर कौन सा है 77 किसकी कौन सी लाइन है पारेषण एवं वितरण लाइन के लिए। अब तो थोड़े से रूल बचे हैं। रूल नंबर 78 नंबर रूल कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन की भवन से दूरी क्या है। ट्रांसमिशन लाइन की भवन से दूरी क्या है। देखो कि सबसे पहले निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन में ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होनी चाहिए 2.5।
यानी जैसे मकान यहाँ पर है, ऊपर से तार गुजर रहा है, तो कितनी होनी चाहिए भाई हमारे पास? 2.5। यदि घर के साइड में से तार गुजर रहा है तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.2। जो समांतर में ना, समांतर में क्षैतिज में कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर। और ऐसे ऊंचाई पर कितनी होनी चाहिए? 2.5। ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। और आई थिंक रूल नंबर 78 और 79 में क्या कंफ्यूजन है भाई? दोनों एक से ही कैसे हैं? दोनों क्लियरेंस को बताते हैं। ये रूल नंबर 1 ही लिखना भाई, 78 एक 79 है। रूल नंबर 78। रूल नंबर 79 भी इसी से संबंधित है भाई। रूल नंबर 78 ये कह रहा है, रूल नंबर 78 ये कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है वो कितना मीटर होना चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए ऊर्ध्वाधर दूरी। कितने होने चाहिए? 3 मीटर। और ये कह रहा है हमारे पास रूल नंबर 79। रूल नंबर 79 कम व मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए रूल नंबर 78 है। इसको सही कर लेना भाई। रूल नंबर 78 है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है, जिसमें ऊर्ध्वाधर दूरी 3 मीटर रहेगी। और ये जो रूल है ये 79 का है। ये तो सेम ही था, ये और ये तो सेम चीज है, अलग थोड़ी है, ये दोनों सेम है। तो ये रूल नंबर, हाँ रूल चेंज जो भी है लिखते समय कुछ हुआ होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है जो कितने मीटर होनी चाहिए क्लियरेंस? 3 मीटर की। कम और मध्यम के लिए कितनी होनी चाहिए? 2.5। हो गया भाई। अगला है रूल नंबर 80। ये उच्च के साथ अति उच्च वोल्टेज की ऊर्ध्वाधर भवन से दूरी है। उच्च के साथ कितनी है? अति उच्च के लाइन के लिए। तो ये हमारे पास 33 केवी के पर है। 3 पॉइंट कितना मीटर होनी चाहिए? 7 मीटर। वर्टिकल है, वर्टिकल क्लियरेंस है 3.7 मीटर। सीधा लिख दो, उच्च और अति उच्च का ऊर्ध्वाधर भवन से दूरी कितनी होगी? 3.7 मीटर। तो उच्च और अति उच्च वोल्टेज का ऊर्ध्वाधर निकासी से भवन से दूरी कितनी होनी चाहिए? 3.7। एक लाइन लिख लो, बहुत है ये, ठीक है ना।
एक लाइन में इतना टाइम लगा, ये इतना सारा लिखोगे पूरे याद नहीं होंगे। अति उच्च के लिए कितना है 3.7, उच्च के लिए कितना है 3, और मध्यम के लिए कितना है 2.5। ये तो अभी याद है, अभी पढ़ा है, 10 दिन बाद पता चलता है, पता चलेगा रूल किधर गया है। आंकड़े फिर भी याद रहेंगे, रूल और याद नहीं रहेगा। रूल नंबर ये सबसे खतरनाक है, रूल नंबर याद नहीं रहता है। ओके, रूल नंबर 85 ये कह रहा है कि निरीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना दो आधारों के बीच की दूरी 65 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो जो पोल लगाते हो, जो दो पोल लगाते हो उनके बीच की दूरी 65 मीटर से ज्यादा तभी रख सकते हो जब आपको सीनियर अधिकारी परमिशन दे। पढ़ा तो ये तो रूल में है, मैं रूल निकाल लेता हूं भाई, मैं रूल निकाल देता हूं ना, रूल तो भारतीय कानून के तहत है। हाँ इधर उधर छप गए तो देख लेते हैं। IE रूल 85, ये 65 ही हैं, ये 65 है भाई। रूल नंबर 85 है? मैं भारतीय कानून के नियम सीधा बताऊं ना, आप साइट खोलो भारतीय कानून की, मैं किताब की साइट क्यों खोलूंगा, मैं सीधी भारतीय कानून की साइट खोला रहा हूं। लिखो मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन सपोर्ट इज नॉट एक्सीड 65 मीटर एक्सेप्ट बाय प्रायर अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पहले परमिशन के बिना 65 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक साइट आएगी आपके indianqanun.org, वहां पे जाके लाइन पढ़ो हैं। अब मैं क्या करूं उसमें, अब आपने 67 पढ़ा, उसमें मेरा क्या रोल है। मैं आपको बताऊं कि भाई ये तो भारतीय कानून है ना, इसमें मैं ऊपर नीचे करने वाला होता कौन हूं। 85 है मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन सपोर्ट, और जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल रूप से एनी स्ट्रीट द इंटरवल शेल नोट विदाउट द कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ द इंस्पेक्टर एक्सीड 65 मीटर। इसका मतलब है जब तक इंस्पेक्टर लिखित में लिखकर नहीं दे तब तक आप 65 मीटर से दूरी ज्यादा नहीं रख सकते, केवल वर्बली बोलने से भी नहीं है। indianqanun.org है, ठीक है। तो कानून का चीजें है ना, अपन क्या करें इसमें। चलो, तुम्हारे पास 1956 वाले रूल होंगे, 2010 में चेंज हो गए थे, अमेंडमेंट आ गए ना बाद में, तो उससे बाद आपके पास जो आंकड़े वो पुराने वाले होंगे। 2010 में आंकड़ा चेंज कर दिया होगा, संशोधन तो किया ही था। जैसे पहले जिन्होंने पढ़ा उन्होंने ये पढ़ा था कि 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रावधान है, अब ये पढ़ेंगे हट गया, तो ये मामला है। तो संशोधन हुआ है 2010 में, उसके बाद चेंज हो गए, अब 65 अब जो है। अच्छा अब देखो दो रूल लिखो एक और भाई, एक आवाज मत करो, एक रूल है IE रूल 87, रूल नंबर 87 ये कहते हैं कि जो पारेषण लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो उसके लिए बीच में स्पेशल गार्ड लगाना चाहिए, गार्ड। तो वो गार्डिंग का रूल कौन सा आएगा, रूल नंबर 87 है। लिखो इसमें रूल नंबर 87 में लिख लो भले,
दो ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनके बीच उचित गार्डिंग व्यवस्था होनी चाहिए। ये रूल नंबर कौन सा है भाई? 87। एक और है रूल नंबर 91। ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए हमें सेफ्टी इक्विपमेंट, वो किस नियम के तहत है? रूल नंबर 91। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त होने वाले सेफ्टी इक्विपमेंट तो ट्रांसमिशन लाइन का सेफ्टी इक्विपमेंट कौन से रूल में है? रूल नंबर 91 में। और दो ट्रांसमिशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कौन सा आ जाएगा? तो ये हमने जो देखे हैं ये सारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, रूल है भाई, ठीक है? ओके। ओके जी, अब हम एक अंतिम भाग करते हैं आज का। उसका नाम होगा अंडरग्राउंड केबल। अब हम पढ़ेंगे भूमिगत केबल के बारे में। जो रूल आपने पढ़े हैं उसका एक ही लॉजिक है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें और रूल नंबर को रटें। चाहे कैसे रटो, और रटना ही पड़ता है रूल नंबर का, और कोई चारा है नहीं। ठीक है भाई, तो रूल नंबर को रटें आप। अब आता है हमारे पास भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल जो है हम क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जैसे मान लो शहरों में जो जगह है कंजेस्टेड होने लगी है, बिल्डिंग पास पास में आ रही है, वहां पर यदि तार खुले या इंसुलेटेड तार जो बाहर की तरफ होंगे तो विद्युत झटके या मान लो विद्युत के कारण होने वाले खतरे की संभावना क्या रहेगी? अधिक। हम इस प्रकार के विद्युत के खतरे की कोई संभावना नहीं रहे, इसलिए सभी वायरिंग को, मतलब सभी तारों को, केबलों को कहां से करते हैं? भूमिगत, जिससे कि बाहर कोई भी सिरोपरी लाइन होगी नहीं। आप ट्रांसमिशन मतलब वितरण और पारेषण के लिए दो ही तो मेथड काम ले सकते हैं, एक होता है सिरोपरी लाइन, दूसरा है भूमिगत। सिरोपरी तो हम शुरू से काम ले रहे थे, अब हमें ले रहे हैं भूमिगत। ज्यादातर शहरों के अंदर विशेष रूप से भूमिगत में खर्चा ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसके अंदर आप जो चालक तार जो सिरोपरी में लेने वाले थे वो तो यहाँ लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ पर विशेष है उसके ऊपर इंसुलेशन बहुत विशेष प्रकार का लगाना है, जिससे किसी भी प्रकार का हानि न हो और वो इंसुलेशन टूटे नहीं।
नहीं तो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इंसुलेशन क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। भूमि के अंदर है तो भूमि के अंदर नमी भी होती है, नमी से भी सुरक्षा रखनी पड़ेगी। तो इसलिए इसकी इंस्टॉलिंग कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन एक बार इंस्टॉल हो गई तो उसके बाद इसमें मरम्मत की ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है, ज्यादा टूट फाट है नहीं भाई, आंधी तूफान आओ तो आओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूकंप वगैरह आए तो चेंज हो सकता है मामला, बाकी तो इस प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होना है। हाँ, तो ये है हमारे पास भूमिगत केबल। भूमिगत केबल में भूमिगत केबल एक या एक से अधिक विद्युत रोधक के कवर किए गए चालकों का समूह होती है। जैसे कई बार तो हम खाई खोद के एक केबल को स्थापित करते हैं, कई बार एक से अधिक होती है, तो उसके बीच में न्यूनतम दूरी रखकर हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक को भी स्थापित कर सकते हैं। इसमें जो चालक काम में लेते हैं वो यहाँ तो होना चाहिए तांबा, और यहाँ क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम। हम मुख्यतः सबसे ज्यादा तांबा काम में ले सकते हैं, भूमिगत में कोई खतरा नहीं रहता है। और एल्यूमिनियम को हम ज्यादातर कहाँ काम लेते हैं, सिरोपरी में। और ये तांबा ज्यादातर भूमिगत में वो काम लेते हैं जिसका प्राइवेट कैंपस है खुद का, वो अपने कैंपस के अंदर जो वायरिंग कराता है तो वो चाहता है कि किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप न हो और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज टर्मिनल पर पहुंचे। इसके लिए वो क्या करवाता है कि भाई जो तांबे की वायरिंग बिछवाता है। बाकी ज्यादातर एल्यूमिनियम और तांबा दोनों काम में ले सकते हो। कम वोल्टेज होते हैं, कम दूरी होती है, वहां तक तांबा ले लेते हैं। जब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर यदि ट्रांसमिशन लाइन को भेजना है तो वहां फिर हम कौन सा काम लेते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, बताओ ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो। 5-7 मिनट तो तुम्हें हो गई, मैंने सोचा तुम खुद ही रुक जाओगे। अगला देखो भाई, तो हम वायरिंग तो कहाँ काम लेते हैं, चाहे सिरोपरी हो चाहे भूमिगत हो, इन सब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर को स्थानांतरित या वितरित करने के लिए काम में लिया जाता है। अब हमारे पास भूमिगत केबल ही काम में ले रहे हैं तो इसका लाभ क्या क्या है। पहला है कि अर्थ जो भूमिगत केबल होगा उसको तूफान या जो बिजली कड़कती है उसके दौरान क्षति की संभावना रहेगी क्या, नहीं, कोई संभावना नहीं है। दूसरा है रख रखाव का खर्च, मेंटेनेंस खर्च कम, लेकिन आरंभिक कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा। मेंटेनेंस के खर्च क्या होता है, कम। जैसे मान लो कि बाहर सिरोपरी में तो होता है कि आंधी के कारण खंभा टूट गया तो ये मेंटेनेंस है, ठीक है ना, तो इसमें मेंटेनेंस खर्च क्या होता है, कम। भूमिगत भूमि में उपस्थित होने के कारण इसमें दोष होने की भी संभावना क्या रहती है, कम। मतलब किसी प्रकार टूटने के कोई चांसेस है नहीं, न उसके ऊपर झोल आ रहा है, बल भी नहीं लग रहा है, तो इसलिए खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, कम। भूमि में तो इसमें इंडक्टिव हानि कम होती है। अंडरग्राउंड केबल पद्धति में वोल्टेज नियंत्रित करना भी क्या रह जाता है, आसान। अब यहाँ पर हाई वोल्टेज में इसके नुकसान क्या क्या है, पहला तो आरंभिक कीमत ज्यादा। दूसरा जो तार टूटता है, कहीं पर टूटा हुआ है तो उनका जोड़ लगाना है तो जोड़ की कीमत क्या आती है, ज्यादा, क्योंकि जोड़ भी प्रॉपर इंसुलेटेड रहना चाहिए। बाद में जोड़ भी प्रॉपर क्या रहना चाहिए, इंसुलेटेड। तो जोड़ से ज्यादा जोड़ के ऊपर इंसुलेशन में खर्च आता है। और तीसरी बात है ओवरहेड लाइन की तुलना में उच्च वोल्टेज की स्थिति में हमें इंसुलेशन क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और बहुत अधिक इंसुलेशन लगाना ये हमारे पास ज्यादा खपत करेगा, खर्च ज्यादा होगा, समस्या ज्यादा रहेगी। हाई वोल्टेज के लिए जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इंसुलेशन की लेयर उतनी ही मोटी होती जाएगी। अब हम जो केबल काम में लेते हैं तो उस केबल के गुण क्या क्या होते हैं। केबल तो हम कोई से काम लो, चाहे सिरोपरी लो चाहे भूमिगत लें, केबल के गुण क्या होते हैं, चालकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसलिए किसको काम लेंगे, तांबे या एल्यूमिनियम को। हम यही चाहते हैं मैकेनिकल क्या रहनी चाहिए, सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा, कहीं बिछाते समय झटके से टूटे नहीं। तो केबल बिछाते समय किए जाने वाले सख्त संचालन को वहन कर सके, जो झटका लगता है उसको स्थापित करने के लिए उसको वो वहन कर सके, उसे टूटे नहीं। तीसरा केबल है जो रासायनिक और भौतिक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि कोयला है, लंबे समय तक जमीन में पड़ा रहने के बाद में क्या बन जाता है, हीरा। इसका मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है, तो रासायनिक और भौतिक क्रिया यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पता चले रासायनिक या भौतिक क्रिया होने पर इंसुलेशन क्रिया कर गया, और इंसुलेशन क्रिया करेगा तो इंसुलेशन समाप्त हो सकता है, तो इसलिए भौतिक और रासायनिक क्रिया भी नहीं होनी चाहिए।
केबल की इंसुलेशन की मोटाई उपयुक्त होनी चाहिए जिससे हमें वोल्टेज से क्या दे सकते हैं, सुरक्षा। अब हमारे पास केबल का संचालन करना होता है। केबल का संचालन करना है तो जो रूल काम में लिया जाएगा वो होगा सिम्बास। जो रूल काम में लिया जाएगा वो कौन सा रूल होगा, सिम्बास। सिम्बास का सी क्या होगा, कंडक्टर। क्या हो गया, कंडक्टर, ठीक है ना। आई क्या हो जाएगा, इंसुलेशन। सीट कौन सी है, मेटेलिक सीट है। अगला बी क्या जाएगा, बेडिंग। ए क्या जाएगा, आर्मरिंग। एस क्या जाएगा, सर्विंग। अब ये सिम्बास में देखो, सबसे पहले आपको धारा किससे प्रवाहित होगी भाई, सी से। सी की सुरक्षा करने के लिए क्या जाएगा, आई। आई की सुरक्षा के लिए एम आएगा, एम की सुरक्षा के लिए बी आएगा, बी की ए आएगा, ए की एस आएगा। ये एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी देखेंगे सारी सबका एक काम यही रहेगा भाई, सब एक दूसरे की क्या होगी, जो नीचे वाली लेयर है उसकी सुरक्षा प्रदान करता हुआ आगे लेयर स्थापित करता जाएगा। आपको याद रखने का तरीका बताऊं, एक छोड़ के एक जो आ रहा है वो सारे भाग कौन से हैं, धात्विक। एक छोड़ के एक आ रहे हैं, सारे के सारे भाग कौन से हैं, धात्विक। और ये जो हमारे पास है ये कौन से हैं, विद्युत रोधन। तो एक तो याद करना आसान ऐसे होगा, एक छोड़ के एक भाग जो आ रहा है वो क्या आएगा, धात्विक। और बाकी के जो एक छोड़ के एक क्या है, विद्युत रोधन। हमारे पास क्या है, सिम्बास। अब कहने का क्या तात्पर्य है कि भाई इंसुलेशन किसकी सुरक्षा करेगा, कंडक्टर की। अब इंसुलेशन है तो इंसुलेशन में यदि मान लो इंसुलेशन हमने प्रेसबिन पेपर या लेदराइट पेपर का जब हमने इंसुलेशन बनाया है तो उस इंसुलेशन नमी के कारण खराब हो सकता है। तो उस इंसुलेशन की सुरक्षा करने के लिए आप क्या लगाओगे, मेटेलिक सीट। उस इंसुलेशन की सुरक्षा करने के लिए क्या लगाओगे, मेटेलिक सीट। मेटेलिक सीट की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं, बेडिंग। बेडिंग होती है जूट वगैरह की। और उसकी सुरक्षा करने के लिए हम लगाते हैं आर्मरिंग, जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब यांत्रिक सुरक्षा में क्या होता है, कवच हो गया। तो उस कवच के ऊपर कोई खरोंचे नहीं आए तो हम क्या लगा देते हैं, सर्विंग। तो एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए हमें ये स्थापित करना होता है। आपको जो नाम याद रहेगा परीक्षा के लिए वो ये रहेगा, सिम्बास। एक छोड़ के एक हमारे पास क्या आएगा, चालक आएगा। पहला हमारे पास क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर किसका होगा, तो हम कहेंगे चालक जो है तांबा या एल्यूमिनियम का। दूसरा मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट सामान्यतः लेड का बनते हैं। लेड नहीं होती तो क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम का। सामान्यतः लेड सीटेड होता है, लेड का बनाते हैं। और एक हमारे पास आर्मरिंग है। आर्मरिंग होता है कि हमारे पास धात्विक जाली बनाते हैं। ये बनाओ या नहीं बनाओ, कुछ जैसे ज्यादा क्षमता की केबलें होती है वहां बनाते हैं, कुछ केबलों में नहीं बनाते हैं। आर्मर्ड केबल में विशेष रूप से आर्मरिंग की जाती है। आता ही आता तो 50 सवाल है तो इतना चांस मतलब आ भी सके नहीं भी आ सके, 100 में तो आता ही है सवाल। यहां पर बाकी के जो भी अटकेगा कंफ्यूज करेगा वो एक ही लॉजिक है, सिम्बास। एक छोड़कर एक क्या आएगा, मेटेलिक। एक छोड़ के एक क्या आएगा, कुचालक। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको भी याद होने लगेगा, फिर अब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चालक। उसके बाद क्या लगाए, इंसुलेशन। फिर क्या लगाए हमने, मेटेलिक शीट। फिर क्या लगाए, बेडिंग। फिर आर्मरिंग। फिर सर्विंग। यही पूछा जाता है इंसुलेशन के बाद क्या लगाते हैं, मेटेलिक शीट। सर्विंग से पहले क्या आता है, आर्मरिंग। तो ये तो सिम्बास से आ जाएगा। कौन सा धात्विक है, किससे सुरक्षा करता है, वो चालक और कुचालक याद रहेगा तो सुरक्षा याद रहेगी। अब देखो क्या हुआ, अरे लो लिखो।
हो गया भाई? बताएंगे ना अभी? चलो, अब देखो, हमारे पास आता है सबसे पहले कोर अथवा कंडक्टर। सबसे पहली जो कोर है वो कोर क्या होती है? सिंबा सी है ना भाई? सी क्या होगी? चालक। तो ये एक या एक से अधिक इसमें कंडक्टर हो सकते हैं। धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? चालक के द्वारा। और वोल्टेज के जो लीकेज को कौन रोकेगा? तो इंसुलेशन है। और धारा का प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है? चालक। तो विद्युत धारा के प्रवाह का माध्यम कौन रहेगा? चालक। किसका बना होगा? तांबा या एल्यूमिनियम का। इसका कार्य धारा के लिए कैसा व्यवस्था रखना है? निम्न प्रतिरोधी मार्ग। प्रतिरोधी मार्ग कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या होगी? ज्यादा। तो हम क्या चाहते हैं? चालकता अधिक हो। कंडक्टर की सतह पर सर्वाधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, जो कि वास्तव में अधिकतम विद्युत क्षेत्र के बिना इंसुलेशन ब्रेकडाउन को सेट कर सकता है। इसका मतलब है कि इसकी सतह के ऊपर जो हमारे पास यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ऊपरी सतह पर, तो इंसुलेशन हमारे पास जैसे जितना चाहिए उसकी तुलना में हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? कम। यदि मान लो इसकी सतह, इसकी जो कोर होती है वो तो प्योर चालक होनी चाहिए। कोर क्या होनी चाहिए? प्योर चालक, जिसमें धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होना चाहिए, बात होनी नहीं चाहिए। सतह यदि इस प्रकार का लेप हो, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर लेप कर दिया जाए जो थोड़ा सा इंसुलेशन नेचर का हो, तो उसके ऊपर लगाने वाला इंसुलेशन हमें उस पर खर्च क्या आएगा? कम आएगा। आगे क्या है? कंडक्टर के बाद में इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? प्रत्येक कोर अथवा कंडक्टर में इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्धारित होती है भाई? वोल्टेज ग्रेडिंग पर। इंसुलेशन किसके द्वारा किया जाएगा? इम्प्रेग्नेटेड पेपर, जूट और वार्निश और कैब्रिक या कैब्रिक पेपर भी होता है, ठीक है, आदि से बनाई जाती है। अब इनमें कोर या चालक एवं सुविधाजनक विद्युत रोधी कोर या चालक जो होती है, प्रत्येक कोर या चालक को विद्युत रोधी से क्या होगा भाई? ढका जाएगा। तो यहां पर इसका उद्देश्य केवल इंसुलेशन का है। आई इंसुलेशन है तो इसका उद्देश्य भी क्या है? इंसुलेशन का है। और इंसुलेशन किसके अकॉर्डिंग करोगे? वोल्टेज ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। अगला हमारे पास आता है धातु कवच। धातु कवच क्या होता है? धातु कवच को लेड या किसका बनाते हैं भाई? एल्यूमिनियम का। ये धात्विक सूत्र सुरक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि हमने जो ये कागज लगाया है, पेपर, जूट, वार्निश, इसके ऊपर यदि नमी पहुंच गई, आर्द्रता पहुंच गई तो कागज तो खराब हो जाएगा। तो इस कागज को, इंसुलेटेड कागज को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर लेड या एल्यूमिनियम का क्या बनाते हैं? कवच बनाते हैं। तो मेटेलिक शीट कहते हैं जिसे धातु कवच। कवच क्या करेगा? नमी और आर्द्रता से सुरक्षा। तो एल्यूमिनियम से बने धातु कवच को हम क्या करना पड़ता है? इंसुलेटेड। अगला हमारे पास आता है बेडिंग। सिंबास में अगला क्या है? बी। बेडिंग हमारे पास क्या होता है भाई? धातु कवच के ऊपर क्या करें? बेडिंग। और ये हमारे पास इसका कार्य क्या होता है कि जो आपने धातु का कवच लगाया है, यदि वो कवच ही खराब हो जाएगा, कवच के ऊपर नमी आएगी, आर्द्रता आएगी, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी, कोरोजन प्रभाव हो जाएगा। तो यदि उसके ऊपर जंग लगे, संक्षारण होने लगेगा, तो वो खत्म हो जाएगी। इस कारण उस धातु के कवच को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? जूट अथवा हेसियन टेप। जूट हेसियन टेप क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमने धातु का कवच लगाया है, मेटेलिक शीट की है,
वो शीत में किसी भी प्रकार का जंग संसारण नहीं होना चाहिए। तो संसारण से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, जूट अथवा हेसियन टेप का उपयोग करते हैं। अभी विद्यमान दो धातु मेटलिक शीत तथा आर्मरिंग के मध्य कटाव को रोकता है। तो ये इस कटाव को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। ये इस कटाव को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है। अगला हमारे पास आर्मरिंग। अब जो आपने जूट और हेसियन टेप लगाई है, इसमें इसकी सुरक्षा के लिए ऊपर क्या लगाई जाती है, आर्मरिंग। आर्मरिंग किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसमें परत एक या दो परत होती है। आर्मरिंग का उद्देश्य क्या होता है, यह सवाल पूछा हुआ। आर्मरिंग का उद्देश्य क्या होता है, यांत्रिक क्षति से सुरक्षा करना। और किसकी बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड स्टील की। अगला है नेक्स्ट सर्विंग। जो आपने गैल्वेनाइज्ड स्टील की आर्मरिंग की है, तो आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने के लिए इसके ऊपर वापस क्या लगाएंगे, एक तंतु युक्त पदार्थ यानी कि जूट की परत लगा दी जाती है, ताकि आर्मरिंग क्या रहे, सुरक्षित रहे। और आर्मरिंग खुद किसकी सुरक्षा कर रही है, जूट की। और वापस भी उसके हेसियन टेप या जूट लगा दी जाती है, जिससे आर्मरिंग क्या रहे, सुरक्षित रहे। आर्मरिंग का कार्य क्या होता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। तो वायुमंडलीय परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होगा, सर्विंग का। इस प्रकार हमारे पास कौन सा लॉजिक काम करेगा, सिम्बास। ऐसे याद रखना तो याद होगा, नहीं तो यहां पर ये याद होना मुश्किल है। अब हमारे पास केबलों का वर्गीकरण, एक मिनट, ये तो हम वैसे कुछ अलग पढ़ेंगे, यहां क्यों पढ़ेंगे। केबल का वर्गीकरण, केबल के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं ना, वो हम यहां नहीं पढ़ेंगे। केबल के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं तो हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर है चालक तथा कुचालक, तो उसमें कुचालक हमें पढ़ना पड़ता पूरा। ये जो हम पढ़ते हैं ना इंसुलेशन, ये बहुत जगह आता है। वाइंडिंग पढ़ते हैं तो भी आता है चालक और कुचालक। एक चैप्टर है चालक है कुचालक, उसमें पढ़ना होता है। एक भूमिगत केबल है, उसमें भी क्या होता है, चालक तथा कुचालक। तो ये हम वहां पढ़ेंगे भाई। ये जरूरी लाइन, ये तो हमने कल लिख लिया था। अब देखो, 3 फेज सर्विस लाइन में जिस प्रकार के हम केबल काम लेते हैं, वो ये रही हमारे पास 3 प्रकार की केबल। एक होती है बेल्टेड केबल, जो 11 केवी तक काम में लेंगे। एक है हमारे पास स्क्रीन केबल, जो 33 केवी से 66 केवी है। और ये जो है हमारे पास 132 केवी या उससे अधिक, सॉरी, ये एक तो होती है इसमें 132 केवी तक, एक होती है 760 केवी तक। 2 भाग होगा। ये द्रव दाबित होगा, गैस दाबित होगा। गैस दाबित में इसमें इंसुलेशन कौन सा काम लेते हैं, SF6 का इंसुलेशन काम में लेते हैं। केबल के बारे में भाई ये जरूर लिखें, 3 फेज की मुख्य केबलें, लिख लो लाइन कहीं आगे लिख लो, 3 फेज की मुख्य केबलें।
एक होती है बेल्टेड केबल 11 केवी, अगली स्क्रीन केबल है 33 केवी से 66 केवी, अगली है दबाव केबल या प्रेशर केबल। अब दबाव किसका, दरवे का दबाव तो 132 केवी तक है, और गैस दाबित है तो कितना है, 760 केवी तक। एक हमारे पास बेल्टेड केबल होती है 11 केवी तक, स्क्रीन केबल होती है 33 केवी से 66 केवी तक, और दबाव केबल होती है जो दो प्रकार से होती है, द्रव्य दाबित और गैस दाबित। द्रव्य दाबित होती है 132 केवी तक, और गैस दाबित जो होती है वो होती है 760 केवी तक। लिख लिया? हैं? हाँ। अगला, अगला जो हमारे पास है, अब देखो ये, इसलिए ध्यान रखो जो पढ़ रहे हैं ना स्क्रीन केबल, और यदि मान लो आपको इस प्रकार की आकृति देख के पूछा जाए तो तुम्हारे काम आएगी। जो सामान्यतः तो देते नहीं, लेकिन दे दे तो ध्यान रखना। बाकी तो आपके पास सीधी सी है, बेल्टेड केबल कहां तक काम लेते हैं, 11 केवी तक, और स्पेशल केस में कहां तक ले सकते हो, 33 केवी तक। बाकी हमें कहां तक लेनी होती है, 11 तक। इसमें जो केबल में ये केबल लगी हुई है ना, ये 1 2 3, ये जो केबल लगी हुई है, केबल को हमें किससे करनी पड़ेगी, इम्प्रेग्नेट पेपर से इंसुलेटेड की जाती है एक दूसरे से। इनको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, पेपर बेल्ट के द्वारा हमें करना पड़ेगा इंसुलेट। तो ये जो हमारे पास बीच में भाग रहेगा, तो वो हमारे पास किसका रहेगा, इंसुलेशन। इंसुलेशन रहेगा। और इंसुलेशन के बाद में जो इंसुलेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, जूट फिलिंग, ये जो है ना, ये जूट फिलिंग हुई है। इसके बाद कौन सा सीतेड है, पेपर सीतेड होता है। और फिर हमारे पेपर सीतेड है तो वही पेपर सीतेड क्या कहलाता है, पेपर बेल्ट कहलाता है। उसके ऊपर लगता है लेड सीतेड, और उसके बाद में पर जूट या हिसन लगेगा, फिर आर्मरिंग लगेगा। मतलब वही सिम्बास की तरह लॉजिक लगेगा। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों अलग अलग कोर है, इनके बीच में क्या फिलिंग की जाती है, जूट फिलिंग की जाती है। अगला हमारे पास स्क्रीन केबल होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास एच टाइप है, दूसरा है एसएल टाइप है। ये एच टाइप और एसएल टाइप है, ये कहां तक काम है भाई, 33 केवी तक हम भी काम लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में कितना केवी ले लेते हैं, 66 केवी तक। इसमें जो एच टाइप है वो इस वैज्ञानिक के नाम पर है, क्योंकि सबसे पहले एच होचेस्टेडटर ने डिजाइन किया था। देखो नाम, होचेस्टेडटर। हाँ। तो इसने डिजाइन किया था भाई। तो
ये हमारे पास कौन सी केबल होगी? एच टाइप केबल। एच टाइप में एक कोर इम्प्रेग्नेट पेपर से इंसुलेटेड रहती है और हर एक कोर को इंसुलेशन के लिए मेटेलिक स्क्रीन लगाते हैं। मतलब हर एक में क्या लगाते हैं? मेटेलिक शीट अलग से लगाते हैं। जैसे आपके कोर है, कोर के ऊपर इंसुलेशन किया, फिर क्या लगाया? मेटेलिक शीट। कोर है, इंसुलेशन किया, फिर क्या लगाते हैं? मेटेलिक शीट। हर एक के लिए अलग से मेटेलिक शीट लगाई जाती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज का होता है, तो इनके बीच में थोड़ी दूरी भी क्या रहनी चाहिए? ज्यादा, जूट फिलिंग इसके बीच में ज्यादा रहेगी। तो डाइलेक्ट्रिक में से एयर पॉकेट को हटाया जा सकता है और मेटेलिक स्क्रीन पर क्या बना देते हैं? छिद्र बना देते हैं। एक है दबाव केबल। हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 2। ऑयल फील। ऑयल फील कौन सी होगी? द्रव्य दाबित, और दूसरा होगा गैस दाबित। तो हमारे पास 2 होगी, एक द्रव्य दाबित, दूसरी गैस दाबित। जो हमारे पास द्रव्य दाबित होगी वो तो कितना केवी तक होगी? 230 के 132 केवी है। 132 केवी होती है। 230 तो केवी नहीं होता, 220 होता है। 220 केवी होता है, 230 तो केवी नहीं होता ना। 230 तो हम घरेलू वोल्ट लेते हैं, और उसके बाद हम क्या कौन से काम लेते हैं? गैस दाबित। अब इसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक ग्राउंड दोष है, दूसरा शॉर्ट सर्किट दोष है। ग्राउंड दोष में तो क्या है कि यदि करंट का प्रवाह केबल का जो कोर है, कोर से लेड सीटेड टच हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी। कोर है, कोर के ऊपर इंसुलेशन है, इंसुलेशन ऊपर क्या है? लेड सीटेड। यदि बीच वाला इंसुलेशन खराब हुआ तो कोर का संपर्क किससे होगा? लेड सीटेड से। और लेड सीटेड को हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो लेड सीटेड है, तो लेड सीट या अर्थ तक हो तो केबल के अंदर क्या हो जाएगा? ग्राउंड दोष आ जाएगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। और कौन सा दोष आ जाएगा? ग्राउंड दोष। शॉर्ट सर्किट क्या होगा कि अंदर 2 केबल जो स्थापित है उसके बीच में इंसुलेशन कमजोर पड़ गया है, वोल्टेज ज्यादा है, तो जो दोष आएगा वो कौन सा दोष होगा? शॉर्ट सर्किट। तो 2 कंडक्टर बीच इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो इंसुलेशन ब्रेकडाउन के कारण कौन सा दोष होता है? शॉर्ट सर्किट। इन शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड दोष को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होता है? मूरे लूप परीक्षण और वर्ले लूप टेस्ट। मूरे लूप और वर्ले लूप, ये नाम ध्यान रखना है। वर्ले लूप की एक खासियत होती है, करते तो दोनों ही ग्राउंड दोष और शॉर्ट सर्किट दोष का पता लगाते हैं। ये भी शॉर्ट सर्किट और क्या करेगा? ग्राउंड दोष का पता लगाएगा। इसमें क्या है कि लूप सर्किट में एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर की सहायता से बताता है कि धारा लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। शॉर्ट सर्किट है और या फिर अर्थिंग है, ये किसकी सहायता से बताएगा? गैल्वेनोमीटर। और ये जो बताएगा, ये जो हमारे पास केबल की कंप्लीट लंबाई ज्ञात है और उसकी सहायता से प्रतिरोध की प्रति इकाई लंबाई जो है उसकी गणना करके और इसके द्वारा प्रतिरोध का क्या करेगा? टेस्ट करेगा। तो ये हमारे पास प्रतिरोध द्वारा टेस्ट कर रहा है और ये धारा के द्वारा टेस्ट कर रहा है। एक हमारे पास है मूरे लूप, दूसरा वर्ले लूप। दोनों ही शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग दोनों ही टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जो वर्ले लूप है वो किसके द्वारा करता है? प्रतिरोध के द्वारा। कि टोटल हमारे पास लंबाई ज्ञात है, उसे प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करके इसका परीक्षण किया जाता है। और इसका परीक्षण किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगाकर। अब हमारे पास भूमिगत केबल में केबल को बिछाने की विधियां क्या है? एक तो है पहला सीधे भूमि में बिछाना, खाई खोदो और केबल को बिछा दो, ये तो सीधा है तरीका। इसमें क्या होता है कि जो नीचे का भाग होता है वो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 75 mm होना चाहिए। नीचे वाला भाग कितना होना चाहिए? चौड़ा 7.5 सेंटीमीटर। और गहराई कितनी होगी वो वोल्टेज पर निर्धारित होगी, हम आगे बताएंगे। वोल्टेज पर निर्धारित होगी, अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग लगेगी। तो सीधा खाई खोदो और खाई में इसको स्थापित कर दो। स्थापित करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक हल्की सी रेत छानकर डाल देते हैं। उसका कारण ये होता है यदि कहीं कठोर जमीन है और उसके ऊपर दाब ज्यादा आएगा, जब हम रेत ऊपर से डालेंगे ना तो दाब ज्यादा आएगा। दाब ज्यादा होने से केबल थोड़ी तिरछी, कई जगह थोड़ी ज्यादा दाब है, कहीं पर कोई भाग ऊपरी रह जाएगा तो केबल में मरोड़ आ सकता है या केबल के यांत्रिक क्षति पहुंच सकती है। वो नहीं पहुंचे इसलिए हम क्या करते हैं? रेत छान के डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ भी प्रकार की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो वहां क्या आ जाती है? रेत आ जाती है।
रेत बिछाने के बाद में केबल बिछाओगे तो केबल एक सीधी रहेगी, सपाट रहेगी, इसलिए रेत बिछाई जाती है। दूसरा, इसमें जो केबल होती है स्थापित करते हो, गहराई कितनी होनी चाहिए, ये वोल्टेज है। 11 केवी तक का आप स्थापित करते हो तो गहराई कितनी होती है 0.9, और 22 से 33 पर कितनी होती है 1.75। ये तो दो है हमारे पास उच्च वोल्टेज के लिए। ये जो लाइन है ये हमने घरेलू काम के लिए ज्यादातर काम लेते हैं। सड़क क्रॉसिंग या रेलवे क्रॉसिंग के लिए तो कितनी होती है कॉमनली 1 मीटर, और हमारे पास कम और मध्यम वोल्टा केबल के लिए क्या होती है 0.75। तो आंकड़ों की भरमार है, याद करो आंकड़े। भूमिगत केबल होती है, रेलवे क्रॉसिंग हो या सड़क हो तो कितना होगा 1 मीटर, और हमारे पास कम और मध्यम वोल्टेज के लिए कितना होता है 0.75। यदि उससे ज्यादा है, उच्च वोल्टेज है 11 केवी तक, कितना 0.9, अति उच्च है तो कितना हो जाएगा 1.05। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 0.75 है मध्यम के लिए। जैसे ही हम आगे करेंगे उच्च वोल्टेज तो 0.15 जोड़ दो, 0.15 जोड़ा, 75 में 0.15 जोड़ा तो कितना हो गया भाई 9.9 हो गया, और 0.9 में 0.15 जोड़ा तो कितना हो गया 1.05। तो अति उच्च के लिए 1.05 ऐसे याद रख सकते हो। क्या आपके मध्यम के लिए कितना हुआ 0.75, 0.75 में 0.15 जोड़ा 0.9 हो गया। उच्च के लिए, अति उच्च के लिए क्या हो जाएगा 1.05। अब हमारे पास इसको बिछाते समय इसमें किस प्रकार की चौड़ाई रखनी है। यदि मान लो केबल जो बिछाते हैं इसमें एक या एक से अधिक केबल बिछाते हैं तो खाई के लंबवत बिछाते हैं तो उसकी अक्षीय दूरी कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर उसके क्या रहनी चाहिए, दोनों के बीच की अक्षीय दूरी उसको बिछाते समय। और जो ये ईंट प्रयोग करते हैं तो ईंट का स्टैंडर्ड साइज क्या है 20 गुणा 10 गुणा 10। ये सेंटीमीटर में ईंट का स्टैंडर्ड साइज। सबने तो ईंट इसी साइज की होती है, ये होती है ना 3 या 4 इंच, 3 इंच हो जाती है लगभग। 10 सेंटीमीटर कितना होता है 4 इंच। 10 सेंटीमीटर लगभग 4 इंच का ही होता है। ये लगभग 4 इंच है और ये क्या है 8 इंच। तो इससे कम साइज की ईंट नहीं होनी चाहिए। अभी तो ये कोई नहीं, बाद में परीक्षा में सवाल आता है ना तब आप देखोगे वो कहां लिखी हुई थी ईंट। अभी तो लगेगा क्या ईंट याद करें, जब आप बाकी के सवाल आपसे हो रहे हो आगे ईंट का सवाल तब लगता है ये सारे आंकड़े के सवाल हैं। सभी जगह आपको आंकड़े पूछे जाते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया कभी भी। सब जगह क्या पूछा गया एक ही चीज है, आंकड़े बताओ। कितनी गहराई पर स्थापित करनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ईंट का पूछा हुआ नहीं है। लेकिन ये स्पेशल रूप से उन्होंने बॉक्स में डाला है नीमी वालों ने, तो क्या पता सवाल बनाते समय बना दे कि ईंट का आकार क्या हो। सबके आकार बने, सबके सवाल बने हैं। अर्थिंग में स्ट्रिप अर्थिंग करते उसकी पट्टी की चौड़ाई तक पूछ ली गई है। आपको लगेगा नहीं पूछी गई है, वो भी पूछ ली गई है। अब उनको नया सवाल बनाना है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ता है, तो नया सवाल वो कहां से बनाते हैं। लाभ क्या है कि खाई खोदा पूरा तो आसान है, कम कीमत है, केबल में गर्मी उत्पन्न होने पर नष्ट करने के लिए उचित व्यवस्था भी कर सकते हैं। और इसकी हानि क्या है कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। फॉल्ट को जांचने में भी क्या आती है मुश्किल। हम कुल मिला के इस विधि का प्रयोग कम ही करेंगे। हम आगे करेंगे दूसरी विधि, रेक विधि नहीं, जो डायरेक्ट डक्ट करते हैं ना, जिसमें हम कोई खाई नहीं खोदेंगे, यहां से एक गड्ढा खोदा फिर मशीन के द्वारा डायरेक्ट घरों के नीचे से डक्ट करते हुए तार ले जाएंगे, तो जनरली उस विधि को काम में लेते हैं। उसमें क्या होता है कि केबल बिछाना भी आसान होता है और फॉल्ट निकालना भी आसान होता है। क्या हुआ बैंक के नीचे से कैसे ऐसा निकाल नहीं पाते भाई, ऐसे कैसे निकालोगे। ऐसे तो नीचे से मेट्रो ही गुजर गई, लेकिन उनकी गहराई बहुत ज्यादा थी।
ऐसे तो मेट्रो भी तो नीचे से गुजर गई है, भूमिगत मेट्रो। दिल्ली में जो मकान ऊपर थे ऊपर ही बने हुए रह गए, नीचे से निकल गई मेट्रो तो। नीचे से जो मेट्रो वहीं गुजारी गई है जहां पर पॉश एरिया है और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, बाकी सब जगह ऊपर है। ठीक है, तो पुरानी दिल्ली के आसपास की जो जगह है वहां है अंडरग्राउंड। तो जो अंडरग्राउंड से गुजारते हैं उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, अत्यधिक। तो ऊपर से गुजार देते हैं, आसान है। वो कहते हैं पिलर लगा दिया, ऊपर से गुजार दो, नीचे आपके रोड तो चल रही है, रोड को तो हमने खराब किया नहीं है। तो बेसमेंट का मतलब अंडरग्राउंड का खर्चा उसमें बहुत ज्यादा आता है। हाँ भाई, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कौन सी करते हैं, डक्ट। और इसमें डक्ट से पाइप को बिछाना भी आसान होता है, फॉल्ट निकालना भी आसान होता है। इस कारण जमीन को बिना खोदे केबल को नेटवर्क की मरम्मत की जा सकती है और जोड़ लगाना संभव है, और इसके द्वारा स्थापित भी आराम से किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास, सीधा सीधा नाम बता दूं, वायु में रेक। जैसे हमारे पास बड़े उद्योग हैं तो वहां पर केबल जो बिछाते हैं ऊपर की तरफ कोने में लगा देते हैं, ऊपर की तरफ कोने में लगा देते हैं। ये वायु में रेक की तरह है। चाहे तो इसको आप ये समझ लें, वायु में रेक पर के सुरंग में भी लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सुरंग के अंदर क्या करोगे भाई, तो जो सुरंग बन गई है, तो जैसे मान लो ये होल है, सुरंग है, तो इसमें एक तरफ कोने के ऊपरी भाग में रेक लगा के उस रेक में क्या कर देते हैं, तार को स्थापित कर देते हैं। तो ये उद्योगों में भी इसको काम में लेते हैं और सुरंग में भी लेते हैं। जनित्र केंद्र यानी उत्पादन केंद्र और उपकेंद्र पर भी इसको काम में ले सकते हैं। सुरंग के अंदर रेक बिछाना उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें आप सुरंग के अंदर रेक बिछा के अलग अलग लेवल से केबल को गुजार सकते हैं। भवन या संरचना के साथ केबल को बिछाना। अब ये कहता है कि कोई भवन या कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई कैंपस बन रहा है, जैसे जैसे उसका निर्माण कार्य हो रहा है, साथ साथ के जो आप भूमिगत केबल बिछाते हो, तो वो उसके बारे में बता रहा है। जैसे यदि कोई बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, उसके अंदर भूमिगत केबल बिछानी है, उसको अंदर से ही तार इस प्रकार स्थापित करना है, तो जैसे जैसे निर्माण कार्य होगा साथ के साथ क्या होगा, केबल को बिछाने का कार्य होगा। तो वो हमारे पास इसमें, तो ये है इस प्रकार की चीजें। आपको सबसे ज्यादा सवाल ही आज तक सिम्बास पे पूछा गया है, वही ध्यान रखना है। दूसरा पूछेगा स्क्रीन्ड केबल, बेल्टेड केबल और दाबित केबल, ये सवाल पूछा गया है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, बाकी चीजें सारी बोरिंग। केबल को बिछाना है, निकालना है, मरम्मत करना है, क्यों बिछाते हैं, क्या करेगा, ये सब कुछ भाग ऐसा है। ठीक है, क्या बैठ जाओ भाई, कहां जाओगे, जाओ। ठीक है भाई।